स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पेपर 1 पहले डिस्कस कर रखा है। जे एडवांस 2020 फिजिक्स का पेपर 1, उसके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इन सॉल्यूशंस के बारे में केवल सॉल्यूशंस मैटर नहीं करते हैं, हमें एक्चुअली एग्जाम को डिकोड करना होता है कि वो हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका क्या लेवल है और क्या उसकी स्ट्रैटेजी और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो जे एडवांस के बारे में एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूं जो पहले मैंने बोला है कि दिस इज कंसीडर्ड द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। तो अब ये समझना जरूरी कि उस एग्जाम को वो कहां से टफ बनाता है। तो हमारे अंदर कई सारी चीजें चेक करता है। सबसे पहली चीज जो चेक करता है वो चेक करता है कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। जैसे वो क्या करता है, बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक ही मर्ज कर देता है। दूसरा, कंसेप्चुअल क्लियरिटी, कि हमने जो फिजिक्स पढ़ी है वो कितनी ज्यादा कंसेप्चुअल पढ़ी है। तीसरा, वो हमारे अंदर एक डर पैदा करता है, हमारे कॉन्फिडेंस पे हमला करता है। और हमला कैसे करता है, वो एक्चुअली प्रॉब्लम को बिल्कुल नए तरीके से पूछता है, डिफरेंट तरीके से पूछता है। और ज्यादातर हम लोगों में एक प्रॉब्लम होती है पढ़ाई में कि हम लोग एक पैटर्न सर्च करने लगते हैं कि वी हैव डन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दोज क्वेश्चंस इन पेपर। और जब पेपर हमारे सामने होता है तो जो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम तो हमने पहले कभी नहीं करी है। लेकिन वही इत्मीनान से अगर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, अपने सिलेबस के बेसिस पर उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ा जाए तो बाद में पता चलता है कि नहीं, लैंग्वेज के अलावा इस क्वेश्चन में कोई खास चीज नहीं थी। तो मुझे कभी ज्यादा समझ में नहीं आता है कि जे एडवांस के पेपर को बहुत टफ क्यों बोला जाता है। अगर बात कंसेप्चुअल क्लैरिटी की है तो साइंस के सब्जेक्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ही पढ़े जाने चाहिए। तो उन चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, अभी सॉल्व करेंगे और तुम्हें मैं खुद दिखाऊंगा कि वो पेपर एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं होता है। द प्रॉब्लम इज एक्चुअली न्यू। और हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारी तैयारी होती है, तो हमें कुछ चीजें इनर्शिया फील कराती। तो नई चीज आती तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमने नहीं पढ़ा है। तो एग्जाम जब जे एडवांस का देना हो तो ऐसा हमें पेपर में बिल्कुल नहीं सोचना है कि कोई प्रॉब्लम आएगी जो उससे कोरिलेट करेगी। हमें सिर्फ ये सोचना है कि प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वही पूछा जाएगा। ये हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में 4 चैप्टर की चीजें ऐड कर दी जाए या 3 कॉन्सेप्ट मर्ज कर दिए जाए। तो स्टार्ट करते हैं जेई पेपर 1 तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अब आज बात करते हैं जेई पेपर 2 की। कि क्वेश्चन 1 था, डिस्प्यूटेड था, सभी लोगों को बोनस मिला है। तो उस क्वेश्चन पे भी नहीं जाते हैं, वो क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। और ये हमें केवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, हमें ये समझना है कि एक्चुअली जे एग्जाम एडवांस है क्या। क्लियरली दिख रहा होगा, ओके। A train with cross-sectional area ST is moving with a speed VT inside a long tunnel of cross-sectional area S0 4 ST। एक ट्रेन है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ST दे रहा है और उस एक टनल के अंदर मूव कर रही, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका 4 टाइम्स है और उसको लिख रहा है S0। Assume that almost all the air in front of the train flows back between its side and the walls of the tunnel. Also the air flow with respect to the train is steady and laminar। मतलब वो फ्लो टर्बुलेंट नहीं है।
हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करते हैं तो केवल स्टेडी फ्लो के लिए यूज करते हैं। टेक द एम्बिएंट प्रेशर मतलब आसपास का, एंड दैट इनसाइड द ट्रेन टू बी पी नॉट, आसपास का और ट्रेन के अंदर जो प्रेशर है वो पी नॉट है। इफ द प्रेशर इन द रीजन बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रेन एंड द टनल इज पी, then P minus P naught equal to 7/2n rho Vt square। The value of n, हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो उसने बोला एक टनल है तो पहले हम लोग एक टनल ड्रॉ कर लेते हैं। एक टनल ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ टनल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये हम लोगों का टनल है और इसके अंदर एक ट्रेन जा रही है, उसकी पोजीशन कुछ ऐसे बना देते हैं कि दिस इज अवर ट्रेन। ट्रेन किसी वेलोसिटी vt से मूव कर रही है और यहां की जो एयर थी वो रेस्ट पर थी एज गिवन इन क्वेश्चन। तो आगे बोलता है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रहा है ट्रेन का, तो ट्रेन का ये वाला जो एरिया दे रहा है दिस इज ST ये, और जो ये टनल का एरिया दे रहा है दिस इज S0 और S0 की वैल्यू 4ST के इक्वल है। कहता है यहां पर जो एयर भरी हुई है ये वाली एयर, इसकी डेंसिटी रो है। और एक चीज उसने और बोली, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि क्वेश्चन को समझा जाए कि वो है क्या। Assume that almost all the air in front of the train flows back between its sides and walls of tunnel। कहता है जो जब ट्रेन यहां से ट्रेवल करेगी तो जो एयर है वो डिस्प्लेस नहीं होगी, वो कहता है कि वो एयर सारी की सारी यहां से मूव करेगी। अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो एयर सारी इस तरीके से मूव कर दे। अब ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेन चल रही है और वो एयर को पुश कर रही है तो एयर भी आगे चली जाए। तो उसने बोला है कि सारी की सारी एयर ट्रेन और टनल के सरफेसेस के बीच से ऐसे ट्रेवल कर जाएगी इस तरीके से ऐसे। फिर एक बात और बोली, दैट टेक द एम्बिएंट मतलब आसपास का प्रेस दैट इनसाइड द ट्रेन टू बी पी नॉट। कहता है ट्रेन के अंदर और आसपास का जो प्रेशर है वो पी नॉट है, यहां का पी नॉट है और यहां का पी नॉट है। इफ द प्रेशर इन द रीजन बिटवीन द साइड्स ऑफ ट्रेन एंड टनल इज पी, यहां का प्रेशर हमें दे रहा है पी। ट्रेन के चारों तरफ यहां का प्रेशर बदल चुका होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर एक तो एरिया कम हो चुका है, ऊपर से यहां पर एयर फ्लो कर रही है। तो केस हमसे पूछ रहे, बर्नौली थ्योरम का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, स्टेडी फ्लो ने बोल दिया। तो एक काम करते हैं, ट्रेन को अपना फ्रेम मान लेते हैं, ट्रेन को अपना फ्रेम मान लेते हैं। तो ट्रेन को अगर फ्रेम मानेंगे तो ट्रेन हो गई रेस्ट पर। अब हमें ये दिखेगा कि ये एयर ऐसे चली जा रही, तो एक हम लोग रीजन यहां ले लेते हैं और एक रीजन यहां पर ले लेते हैं। इन दो रीजन के उसने बोला फ्लो स्टेडी है, लेमिनार है, टर्बुलेंट नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम लोग यहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा देते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है पर यूनिट जो वॉल्यूम फ्लो करेगा वो इधर से जितना जाएगा उधर इधर इतना जाएगा। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये था एंड दिस वाज 4ST। और ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात कर रहे होंगे तो यहां पर जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी Vt। तो E1 इंटू V1। अब वही बात यहां पर करते हैं तो यहां पर पूरा एरिया तो अवेलेबल नहीं। अब एयर सिर्फ इतने में फ्लो करेगी तो पूरा एरिया था 4ST और ट्रेन का एरिया था ST। तो जो एरिया जिस पर एयर फ्लो कर रही होगी वो कितना बचा होगा, 3ST बचा होगा। अब एरिया चूंकि डिक्रीज कर चुका है तो यहां पर जो स्पीड होगी वो स्पीड इंक्रीज कर चुकी होगी। तो यहां की स्पीड को हम लोग कुछ मान लेते कि दैट इज V डैश। तो A1 V1 इज इक्वल टू
A2V2। तो ये ST और ST कैंसिल हुआ और V डैश की वैल्यू आ गई 4/3VT। ऑब्वियस सी बात है कि एरिया घटेगा तो वहां पर जो एयर फ्लो की स्पीड है वो इंक्रीज करेगी। तो यहां पर जो एयर फ्लो कर रही थी ट्रेन के रिस्पेक्ट में, उसकी हमें स्पीड पता चल गई। अब एयर भी एक फ्लूइड है, तो हम लोग यहां पर बर्नौली थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इन दो लेवल पर हमें बर्नौली थ्योरम यूज करना है। तो बर्नौली थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है? इसको लेवल 1 मान लेते हैं, इसको लेवल 2 मान लेते हैं। तो बर्नौली थ्योरम लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस रो जी H2। अब लेवल तो एक ही है ग्राउंड से, तो दोनों का लेवल अगर एक ही ग्राउंड से है तो रो जी एच वाला टर्म ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोगों ने 1 माना था, तो इस लेवल पर प्रेशर लिख देते हैं। तो यहां का प्रेशर, एम्बिएंट प्रेशर हमें पता था कितना है, दैट वाज P0 और प्लस हाफ रो, डेंसिटी नहीं बदलनी, उसने पहले से बोल दिया। हाफ रो यहां पर जो वेलोसिटी थी वो VT थी, तो हाफ रो VT स्क्वायर इज इक्वल टू, जब यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर एरिया कम हो चुका है, स्पीड बदल चुकी है, तो एनर्जी चेंज चुकी होगी, तो प्रेशर भी चेंज होगा। और यहां का उसने प्रेशर दे दिया P और प्लस हाफ रो, और यहां पर जो नई वेलोसिटी थी वो हम लोगों ने माना था V डैश स्क्वायर। और हमें निकालना था कितना, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने पूछा था वो पूछा था P0 माइनस P। तो हमें P0 माइनस P की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं P0 माइनस P इज इक्वल टू हाफ रो V डैश स्क्वायर का मतलब है 16/9 VT स्क्वायर, और इसको राइट में ले जाएंगे तो हाफ रो VT स्क्वायर। अब इससे हाफ रो VT स्क्वायर कॉमन ले लो, हाफ रो VT स्क्वायर, तो अंदर जो वैल्यू बचेगी वो 16/9 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 7/9। तो दिस इज 7/9 इंटू 1/2 रो इंटू VT स्क्वायर। जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया था वो एक्सप्रेशन दिया गया था 7/2n रो VT स्क्वायर। तो 7/2n रो VT स्क्वायर, इससे कंपेयर करते हैं, तो उसने दिया 7/2n रो VT स्क्वायर। तो अगर इसके कंपेयर करेंगे तो यहां पर जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9। तो मुझे तो नहीं लगता है कि उसने ऐसी कोई बहुत डिफिकल्ट चीज पूछ ली। उसने बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट पूछा है कि व्हाट इज कंडीशन फॉर स्टेडी फ्लो, लेमिनार फ्लो के लिए क्या कंडीशन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के, और दूसरा पार्ट उसने जो ऐड कर दिया वो बर्नौली थ्योरम यूज कर दी सीधे सीधे। तो 2 पॉइंट के बीच में हमें बर्नौली थ्योरम केवल यूज करनी थी। तो ऐसे में सारे क्वेश्चंस को डिकोड करना है, तो वहां से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और ये पता चलेगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है। एक्चुअली ये बात तो समझ में आती है कि जेईई एडवांस की तैयारी करनी तो अपनी बेसिक चीजों को बहुत मजबूत करना है। जैसे बहुत से लोग गलती करते हैं कि नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बेसिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे। टेक्स्ट का पढ़ना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत जरूरी है। 1-2 बुक और मैं रिकमेंड करूंगा, एससीबी, तो वहां से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे, राइट। तो ऑलमोस्ट जैसे हम लोग सारे क्वेश्चन करते चले आएंगे तो लगभग सारे क्वेश्चंस में ही बातें आएंगी। हाँ, कुछ एक आध क्वेश्चन थोड़े से और भी टफ कर देगा कि कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा। बट मुझे यहाँ तो नहीं लग रहा है कि उसने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम के अलावा उसने कुछ भी पूछा हो, कुछ नहीं पूछा। और आगे देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कैसे कैसे डिकोड करना है और कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथ देना है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 पेपर 2 का।